तो दोस्तों फाइनली फ्रॉम सीजन 4 का सेकंड एपिसोड आ चुका है और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका हिडन मीनिंग और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, यानी कि इसकी पूरी चीरफाड़ कर दी जाएगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैंने ऐसी थियोरीज बताई हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं, बिल्कुल बिजार हैं, आपका दिमाग घुमा देंगी वो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन थाई हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया और एक कोरियन हॉरर सीरीज को, दोनों ही नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है और दोनों की एक्सप्लेनेशन आ चुकी है। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लेना, बहुत ही माइंड बॉगलिंग वीडियोस हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल में ही कैनी को दिखाते हुए, जिसकी सोते वक्त अचानक आंख खुल जाती है और तब वो हॉस्पिटल के दरवाजे को खुला हुआ देखता है, जिसको देखकर वो काफी डर गया था क्योंकि अंदर मॉन्स्टर आ सकते थे और आसपास उसे सोफिया भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब सोफिया, जो कि असल में येलो जैकेट मैन ही है, वो बाहर जाकर रोने का दिखावा कर रही होती है। खैर अब सोफिया को बाहर देखकर कैनी उसके पास जाकर उसे अंदर चलने के लिए कहता है, जिस दौरान मॉन्स्टर्स भी उनके पास आ रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा आयरॉनिक चीज है और हंसी वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैन इन येलो जो है वो इनसे बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वो उनसे एक स्टेप ऊपर था। लेकिन कैनी इस बात से अनजान था और वो सही समय रहते उसे अंदर लाकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गया था। अभी कैनी सोफिया को बाहर जाने के लिए डांट रहा होता है कि तभी सोफिया उसको कहती है कि मेरे पिता खत्म हो गए, वो अब नहीं रहे। अब ये सुनकर कैनी शांत हो जाता है क्योंकि उसके खुद के साथ में ऐसा हो चुका है, क्योंकि उसको ऐसा भी लग रहा था कि सोफिया अब काफी दुखी होगी। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि सोफिया असल में उस फादर की बेटी थी ही नहीं, और इसलिए उसने कहा था कि ये उसका फेवरेट पार्ट है और फादर को सोफिया ने खुद ही खत्म किया था। खैर अभी वहां पर मरियल के आने पर जब उसे फादर के मौत के बारे में पता चलता है तो वो उसके पास चली जाती है। खैर अगले दिन बॉयड की आंख खुलने पर उसकी मुलाकात एल्जिन से होती है, जो कि बॉयड को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और हम जानते हैं ऐसा क्यों था। और सैरा और बॉयड ने उसके साथ क्या किया था ये तो हम जानते ही हैं। पर बॉयड उसको कमरे में ले जाकर ये कहता है कि तुम्हारी हालत के बारे में तुम किसी को भी सच नहीं बताओगे कि ये हाल हमने करा था, क्योंकि इससे लोगों को हमारे ऊपर या फिर एक दूसरे के ऊपर से भरोसा ही होना बंद हो जाएगा। इसलिए उसको लोगों के सामने यही कहना होगा कि एल्जिन की ये हालत असल में फातिमा की हेल्प करते वक्त हुई थी। इसको सुनकर एल्जिन एक बार को तो बॉयड से ये कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या होगा, जिस पर बॉयड ने साफ कह दिया था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं टेली की मौत का इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही लगाकर तुमको उस बक्से में बंद कर दूंगा और फिर मॉन्स्टर्स रात में आकर तुमको खा लेंगे। ये सुनकर एल्जिन की हालत खराब हो जाती है और बॉयड की बात वो मान जाता है। लेकिन वो बॉयड से ये भी कहता है कि सच एक ना एक दिन लोगों के सामने जरूर आ ही जाएगा, क्योंकि सच को ज्यादा समय तक लोगों से छुपाया नहीं जा सकता। अब ये बात कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रही होती है कि एल्जिन को अभी भी वो कीमिनो वुमेन वाली बात पर भरोसा था और पक्का आगे चलकर वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करने वाला है। एनीवेज तभी बॉयड के एल्जिन के पास से जाते ही डाइनर के अंदर में से अकोस्टा के पास बीटल्स का 1967 का सॉन्ग गुड मॉर्निंग बजने लगता है और ये सेम म्यूजिक टैबी के घर के अंदर भी बज रहा था, जिसकी वजह से उठने के बाद में वो देखती है कि जिम अभी तक घर नहीं लौटा था। मीनवाइल बॉयड के कॉलोनी हाउस से बाहर आने पर उसे टैबी के घर के पास मौजूद एक पेड़ पर बड़ी सी पोटली लटकी हुई दिखती है, जिसके अंदर से लगातार खून आ रहा था। इसी वजह से जल्दी ही उस जगह पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिनमें जेड और अकोस्टा भी शामिल थे। अब तक टैबी की नजर भी उस पोटली पर पड़ गई थी, जिस दौरान उसको लग रहा था कि उसमें पक्का जिम होगा, क्योंकि वो काफी वक्त से लौटा नहीं था और इतनी रात तक सरवाइव करना भी नामुमकिन है। यही सेम चीज ईथन को भी लग रही होती है और इसलिए वो भागते हुए पेड़ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयड उसे पकड़कर टैबी से उसे संभालने के लिए कहता है। टैबी, जो कि खुद भी काफी डरी हुई थी, वो जूली को जैसे तैसे समझाकर ईथन को उसके साथ किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए कहती है। लेकिन जूली खुद भी अपने पिता के बारे में सोचकर काफी डरी हुई थी और इसलिए शुरुआत में वो अपनी माँ टैबी की बात नहीं मानती, लेकिन ईथन के बारे में सोचने पर उसे वहां से वो दूर ले जाने के लिए मान जाती है। वो दोनों ही अब एनिमल फार्म की तरफ जाने लग गए थे, जिस दौरान ईथन को ये लग रहा था कि पोटली में उसके पिता नहीं होंगे। और ये एक और डिटेल है कि ईथन को काफी सारी चीजें पता थी और शायद से वो ये बोलता है कि उन्हें अपने पिता को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। जूली भी इसी बात की दुआ कर रही थी कि उसके पिता सेफ हो और इसलिए वो थोड़ी देर बाद जिम को ढूंढने जाने के लिए मान जाती है, जबकि हम जानते हैं कि जिम के साथ क्या हुआ था। मीनवाइल बॉयड उस पोटली को नीचे उतार कर घबराते हुए खोलता है, पर किस्मत से उसके अंदर जिम नहीं बल्कि एक बकरी खत्म हुई थी। इससे टैबी को थोड़ी सी चैन की सांस मिलती है कि तभी उसे एनिमल फार्म के पास से जूली और ईथन के चीखने की आवाज आती है और वहां जाकर एनिमल फार्म के अंदर का नजारा देखने पर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अंदर जिम को मॉन्स्टर्स ने उल्टा लटकाया हुआ था और उसकी बॉडी से इंटरनल ऑर्गन्स भी गायब थे, यानी कि जैसे कि वो लोगों को अपना शिकार बनाया करते। इसके साथ ही दीवार पर मॉन्स्टर्स ने एक मैसेज भी छोड़ा हुआ था कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, मतलब किसी को ज्ञान को पाने के लिए कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। और अब जानते हो कि यहाँ पर जिम ने कितनी चीजें सुलझाई थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है मैन इन येलो नहीं चाहता था।
खैर अभी टैबी जिम की हालत को देखकर पूरी तरह टूट जाती है, जिस दौरान बॉयड उसको संभालने की कोशिश करने लगता है। अब वहीं हॉस्पिटल के अंदर इन सब बातों से अनजान कैनी जो होता है वो सोफिया के पास बैठा हुआ था, और सोफिया जो होती है वो फादर के हाथ को पकड़कर दुखी होने का नाटक करते हुए स्माइल कर रही होती है, जैसे कि उसे इन सब चीजों में मजा आ रहा हो, बेसिकली रोल प्ले में। जिस दौरान कैनी उसे दुखी देखकर उसे टाउन घुमाने की बात करता है, जिस पर सोफिया तुरंत ही मान जाती है। लेकिन उन दोनों के बाहर जाते ही उनको बाहर सैरा मिलती है, जिसको परेशान देखकर कैनी उससे जानने की कोशिश करता है कि हुआ क्या। तब सैरा उसे जिम के बारे में बता देती है, जिसको सुनकर कैनी भी काफी परेशान था। उसी दौरान सैरा समझ रही थी कि कैनी को बॉयड के पास जाना चाहिए, इसलिए वो खुद सोफिया को डाइनर में ले जाने की बात करती है, जहां पर मौजूद खत्म हुए लोगों के सामान में से सोफिया अपने लिए कपड़े या फिर बाकी जरूरतों का सामान ले सकती थी। एंड हम जानते हैं कि मैन इन येलो को यही तो चाहिए, वो लोगों के सामान को छूकर उनमें चेंज हो सकता था। खैर इस पर शुरुआत में तो कैनी नहीं मानता, क्योंकि उसे सैरा पर पहले सीजन के बाद से पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ था। एंड हो भी क्यों ना, ऑब्वियस ही बात है उसके माता पिता के साथ क्या हुआ हम जानते हैं। लेकिन जिम की वजह से वो कुछ नहीं करता और सोफिया को उसके साथ भेजकर खुद शेरिफ स्टेशन की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर ईथन जिम के जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में घर में तोड़ फोड़ कर रहा था, जैसे कि कहानी का कोई चैप्टर अलग हो गया हो। खैर अब टैबी जो होती है वो ईथन के पास आकर उसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन जो था वो अपने पिता के खत्म होने का जिम्मेदार अपनी माँ को ही कहने लगता है, क्योंकि जिम और टैबी की लड़ाई हमेशा होती थी और उसकी वजह से ही शायद जिम घर नहीं लौटा था। इस बात पर टैबी बहुत रोने लगती है और ईथन गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। तब टैबी पास में मौजूद जूली को समझाने की कोशिश करती है कि इस बार उसके और जिम के बीच कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी और इन सब की जिम्मेदार वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जूली के हिसाब से अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था और यही बात बोलकर वो ईथन के पीछे चली जाती है और ऐसा होते ही टैबी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वहीं बॉयड, जेड और एलिस एक डंपिंग कार्ट में जिम की बॉडी को डालकर चर्च ले जाने लगते हैं, जिस दौरान गांव में मौजूद कुछ लोग उनको देख रहे थे और अभी किसी को भी जिम के जाने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा होता। खैर अभी चर्च पहुंचने के बाद में बॉयड सोचने लगता है कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट का मतलब है क्या और ऐसी क्या बात जिम को पता थी, जिस पर जेड जो था वो बॉयड और एलिस को बाहर ले जाकर उन बच्चों, टैबी और अपने पुराने रिश्ते और मॉन्स्टर्स के रिचुअल के बारे में सब बताता है। और अभी जेड का यही कहना था कि इन्हीं सब बातों के बारे में पता चलने की वजह से मॉन्स्टर्स ने जिम को खत्म कर दिया, क्योंकि जिम ने इन सब चीजों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करी थी और शायद अगर वो नहीं होता तो ये लोग यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। ये सब सुनकर बॉयड काफी हैरान था कि इतनी सारी बातें हो गई उसे कैसे नहीं पता, जबकि वो तो शेरिफ है टाउन का। और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर वो बच्चे खत्म हो चुके हैं तो आखिरकार वो टैबी और जेड को उन्हें किससे बचाने के लिए कह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर वो अपनी आत्माओं को आजाद करवाने के लिए बोल रहे थे और वो दोनों उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, जिसका जवाब जेड के पास नहीं था और वो यही कहता है कि मैं इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब बॉयड उसको जल्दी इन चीजों के बारे में पता करने के लिए कहता है, जैसे कि ऐसा कहने से जेड को तुरंत ही सब पता चल जाएगा। खैर अब बॉयड जो होता है वो एलिस के साथ वहां से चला जाता है। अब दूसरी ओर जूली ने घर में ईथन को सुला दिया था, लेकिन वो लगातार जिम के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ तो क्लिक होता है और वो ये चेक करने के बाद कि ईथन सच में सो रहा है तो वो कहीं बाहर जाने लगती है। अब वैसे ईथन बस उसके सामने दिखावा कर रहा था कि वो सो रहा था और उसके जाते ही वो जाग उठता है, जिस बात से अनजान जूली के नीचे जाने पर उसे डॉना दिखाई देती है, जो कि जूली को बाहर जाते हुए देखकर उसके साथ किसी को भेजना चाहती थी। लेकिन जूली इसके लिए सख्त मना करती है और डॉना उससे ये कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, जिस पर हाँ कहकर जूली सीधे ही रैंडल के पास चली गई थी, जिसको जिम के बारे में पता चलने पर वो भी काफी हैरान था। और तभी जूली रैंडल से ये कहती है कि वो उसकी हेल्प चाहती है। असल में वो रैंडल के साथ उन्हीं टूटे हुए डंजन्स के पास वापस जाना चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से वहां पर जाकर उसको अपने पिता जिम को बचाने का कोई ना कोई रास्ता मिल सकता था। लेकिन अभी रैंडल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो जूली के कहने पर उसके साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मीनवाइल टैबी फ्रस्ट्रेशन में एनिमल फार्म के अंदर मॉन्स्टर्स के द्वारा लिखे गए कोड को मिटाने की कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रहा होता। तभी वहां पर जेड आकर टैबी से कहता है कि पक्का हमने इस जगह पर उन बच्चों के बारे में जो भी देखा, फील करा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन टैबी अभी इस बात पर भड़क जाती है क्योंकि जेड सेल्फिश लोगों की तरह बात कर रहा था, क्योंकि अभी अभी उसका पति गुजरा था और फिलहाल टैबी को उन बच्चों से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी बस उसे जिम के लिए काफी बुरा लग रहा है और उसी गुस्से में आकर वो जेड को ये तक कह देती है कि शायद जिम की जगह उसको खत्म हो जाना चाहिए था, और इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। आई मीन अगर इतना ही प्यार था तो वो डिवोर्स क्यों लेना चाहती थी। एनीवेज वहां से निकलकर टैबी चर्च में सीधा जिम की बॉडी के पास जाती है, जहां पर वो जिम को बता रही होती है कि वो सच में उससे काफी प्यार करती है। जब से उसने पहली बार जिम को देखा था तब से ही वो जिम को बहुत पसंद करने लगी थी, बस सिचुएशंस बेकार चलने की वजह से वो ऐसे माहौल में उसे कुछ बता नहीं पाई।
और इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर आपके अंदर कोई भी फीलिंग है तो आप उसको बता दो, हो सकता है बाद में मौका मिले या फिर ना मिले। अब ये सब कहने के बाद में टैबी जिम से वादा करती है कि वो बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखेगी और उसे बच्चों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर टैबी जैसे तैसे खुद को संभालती है और चर्च से बाहर आकर घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी ओर सैरा सोफिया के साथ डाइनर में पहुंच जाती है, जहां पर एकोस्टा बैठकर अभी भी एल्जिन और गांव में हो रही चीजों के बारे में सोच रही थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर वाकई में फंस गई है और ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी कर सकती है। तब सैरा उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एकोस्टा गुस्से में उससे ये कहती है कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो तो किसी दोस्त की तरह बर्ताव भी मत करो। ये सुनकर सैरा सोफिया को डाइनर के अंदर वाले रूम में ले जाती है, जहाँ पर सोफिया ग्लासेस ट्राई करने लगती है और तब एक ग्लास पसंद करने के बाद में वो वहाँ पर रखे हुए सामान को देखते हुए कहती है कि शायद जो लोग खत्म हुए थे उन लोगों का थोड़ा थोड़ा अंश भी यहीं पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्लासेस थे वो बिल्कुल सोफिया जैसे लग रहे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो पहले यहाँ पर सोफिया आई होगी जो कि रियल थी, तो ये उसके ग्लासेस हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि मैन इन येलो के लिए ये लोगों का सामान जो था वो किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि वो सबका रूप लेकर यहाँ पर टाउन के अंदर मैसेकर करवा सकता था। अब ये सुनकर सैरा हाँ कहती है। खैर अब जैसे ही सोफिया ये कहती है कि यहाँ पर खत्म हुए लोगों के अंश मौजूद हैं, जिसके चलते ये सुनकर सैरा हाँ कहती है कि हाँ, यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल ऐसी ही हैं। और सैरा तो यहाँ पर खाली मेमोरीज के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैन इन येलो तो यहाँ पर कुछ और ही सोच रहा था। खैर तभी सोफिया सैरा से जानने की कोशिश करती है कि अचानक कैनी कहाँ चला गया। तब सैरा भी उसे जिम के खत्म होने के बारे में बताती है, जबकि उसको पहले ही पता था, जिसको सुनकर सोफिया दुखी होने का फिर से ड्रामा करती है। पर सच्चाई तो ये थी कि ये काम उसका ही था और उसने खुद ही जिम को खत्म किया था। अब वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि सोफिया एक बैले डांसर के स्टैचू को भी छूने की कोशिश कर रही होती है, पर अचानक से वो अपना हाथ पीछे कर लेती है, जो कि वाकई में काफी अजीब बात थी। और अगर आपको याद हो तो दूसरे सीजन में बैले डांसर का टॉय म्यूजिकल बॉक्स में लगा हुआ था और बॉयड को भी बार बार वही बैले डांसर दिखाई दे रही थी। इसका मतलब पक्का बैले डांसर का इस गांव से कोई ना कोई तो लेना देना जरूर था, और हो सकता है कि उसी बैले डांसर का वाइट बॉय से भी कोई कनेक्शन हो सकता है, जो कि अब तक इस सीजन में दिखाया नहीं गया है, और उससे पक्का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। एनीवेज अब इसी बीच एकोस्टा अचानक डाइनर से हॉस्पिटल के बाहर जाती है और वहां पर मौजूद एम्बुलेंस को स्टार्ट करके कहीं जाने लगती है। अब तभी एम्बुलेंस के स्टार्ट होने की आवाज से मरियल और क्रिस्टी भी बाहर आ गए थे, जिस दौरान वो दोनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं और क्रिस्टी जल्दी से एम्बुलेंस के अंदर बैठ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि एकोस्टा के दिमाग में कोई ना कोई खुराफात चल रही थी। उसी दौरान मरियल भी अंदर आना चाहती थी, लेकिन एकोस्टा दरवाजा नहीं खोलती और क्रिस्टी उससे नॉर्मली बात करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है। मगर एकोस्टा अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी और इसलिए अभी उसने एम्बुलेंस को भगाना शुरू कर दिया था। अब मरियल जो होती है वो भागते हुए शेरिफ स्टेशन में जाती है, जहां पर बॉयड कैनी को जेड के बारे में बता रहा था, यानी कि जेड ने उसे टाउन के बारे में और सारी चीजों के बारे में क्या क्या बताया। पर अभी एकोस्टा के बारे में जानने के बाद वो बाहर आकर उसको रोकने के बारे में सोचने लग जाता है। तभी डोना भी एम्बुलेंस की आवाज सुनकर ईथन के घर से बाहर आ जाती है और उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब इसी बीच ईथन, जो कि अपने पिता के जाने से टूट गया था, वो कहीं पर जाने के इरादे में था। तभी वो सभी को बिजी और उलझा हुआ देखकर तुरंत ही अपना बैग लेकर घर के पीछे वाले रास्ते से जंगल में चला जाता है। और एक चीज और है कि यहाँ पर आपको याद होगा कि विक्टर ने ये कहा था कि ये जंगल जो है, यानी कि जो पेड़ हैं, वो हर बार मूव करते हैं। तो सिंपल सी बात थी कि जंगल भी जिंदा था और ये जो पेड़ हैं, हो सकता है कि वो पहले के लोग होंगे जिनकी सोल यहाँ पर ट्रैप होकर रह गई है। खैर तभी एम्बुलेंस के अंदर क्रिस्टी को समझ में नहीं आ रहा होता कि एकोस्टा करना क्या चाहती है, जिस पर एकोस्टा बताती है कि वो रात के समय में गाँव में आई थी और उसे लग रहा है कि इतने समय से बॉयड और गाँव वाले सभी मिलकर उससे झूठ बोल रहे हैं और उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने उसे जानबूझकर वहां पर फंसा कर रखा है। और एकोस्टा इतनी बेवकूफ थी, उसने ये नहीं सोचा कि ऐसे गांव में कौन ही रहना चाहेगा जहां पर करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग अलग ही चल रहा था। खैर इसी वजह से वो बस एम्बुलेंस लेकर किसी भी हाल में अपने शहर में वापस जाना चाहती थी। ये सुनकर क्रिस्टी समझ जाती है कि वो अभी एकोस्टा को नहीं समझा सकती और इसलिए वो उससे कहती है कि एल्जिन के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन फिलहाल एकोस्टा को सारी बातें बेकार लग रही थी और उसके हिसाब से क्रिस्टी को एज अ नर्स बाकियों की साइड नहीं लेनी चाहिए, जिस पर क्रिस्टी उसे कहती है कि तुम भी तो एक ऑफिसर हो और अभी तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से कई लोगों की जान जा सकती है, चोट लग सकती है। लेकिन एकोस्टा क्रिस्टी को कहती है कि वो ऐसा काम कर रही है जिससे कि वो अपने घर जा सकती है। और अब यही बातें करते हुए एकोस्टा एम्बुलेंस मोड़कर एक बार वापस से टाउन में ले जाती है, जहां पर रोड के बीच में बॉयड उसे रोकने के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन एकोस्टा एम्बुलेंस को नहीं रोकती बल्कि और तेज कर देती है और बॉयड को मजबूरी में साइड हटना पड़ता है। अभी एकोस्टा को लग रहा था कि शायद उसे दूसरी तरफ से जाना चाहिए और इसलिए अब वो दूसरी तरफ जाने वाली थी। इस बार भी क्रिस्टी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एकोस्टा अभी भी उसकी बात नहीं मानती। वहीं बॉयड ने कैनी
कैनी से टायर पंक्चर करने वाले कांटों को निकालने के लिए कह दिया था, यानी कि स्पाइक्स को निकालने के लिए। खैर अब तभी हमें रैंडल और जूली को दिखाया जाता है, जो कि अब तक जंगल में पहुंच चुके थे, जहां पर रैंडल को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो जिम को बचाने के लिए पास्ट में कैसे जाएंगे। लेकिन जूली को इस बात पर यकीन था कि जब भी वो डंजन के बीच में जाती है तब वो पास्ट में पहुंच जाती है, यानी कि जो उसकी आंखें सफेद होती थी, दौरे पड़ते थे, उसी दौरान ऐसा होता था। जूली को अच्छे से याद था कि सीजन 2 की शुरुआत में बॉयड के उस डंजन में फंसने पर उसको बचाने के लिए रस्सी जूली ने ही फेंकी थी, और अभी जूली को लग रहा था कि वो पास्ट में जाकर अपने पिता जिम को भी बचा सकती है। अब इस बात पर रैंडल को भरोसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जूली की खुशी के लिए उसके साथ डंजन के पास जाता है। वहां पर पहले जूली रैंडल से डंजन के बीच में जाने के लिए कहती है, जिस दौरान रैंडल के अंदर जाने पर कुछ भी नहीं होता, जिसका मतलब साफ था कि शायद से सिर्फ जूली ही स्टोरी वॉकर थी। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पर यह है कि जो रैंडल है वो यहाँ पर जूली को काफी समझता था, और अगर शायद उसके माता पिता उसको ऐसे समझते होते तो आज यहाँ पर बात अलग होती। हो भी सकता है कि रैंडल उसको पसंद करता हो। एनीवेज अभी जूली रैंडल से कहती है कि अंदर जाने के बाद में बेशक से जूली के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, रैंडल को उसे बाहर निकालने से पहले थोड़ी देर वेट करना होगा, जिस पर रैंडल शुरुआत में तो नहीं मान रहा होता, क्योंकि पिछली बार जूली को अंदर जाते ही दौरे पड़ने लग गए थे। लेकिन जूली के जिद करने पर वो मान जाता है, और अभी जब जूली अंदर जाती है तो वो रात के उस समय में पहुंच जाती है जब सीजन 2 में रैंडल, जिम, डोना और बॉयड जिम की आरवी में फंसे हुए थे, और बॉयड ने मॉन्स्टर्स को उनकी तरफ आता हुआ देखकर सबको भागने के लिए कहा था, और उसी समय रैंडल जंगल में फंस गया था। खैर अभी जिम को देखकर जूली उसका आवाज लगाने लगती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जिम उसकी आवाज को अनसुना करके डोना के साथ वहां से निकल जाता है, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर जिम ने वहां पर वियर्ड सा रिएक्ट क्यों किया था, और बॉयड पीछे से कवर फायर करते हुए मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, और शायद से ये वो बाइल जूस बुलेट्स वाला सीन होगा। खैर अभी जूली जिम के पीछे जाने लग जाती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जूली को पकड़कर मारने लग गई थी, यानी कि स्टोरी वॉकर को मॉन्स्टर्स देख सकते हैं, जिस दौरान जूली के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जूली को अभी अपनी शक्तियों का पूरी तरह से अंदाजा नहीं हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में रैंडल जूली को तड़पता हुआ देखकर पहले तो उसकी मदद नहीं करता, पर काफी देर हो जाने पर वो जूली को डंजन से बाहर निकाल लेता है, जिससे कि जूली नॉर्मल हो गई थी। ऐसा लगता है कि डंजन के अंदर जाने पर तो जूली के अंदर का जो पार्ट है ना, जो हिस्सा है, वो पास्ट में जा सकता था, और यही फीलिंग उनको पहले भी आ रही थी जब उनको दौरे पड़े थे। पर फिलहाल वो काफी डर गई थी और उसको समझ आ गया था कि वो सच में एक स्टोरी वॉकर है और वो पास्ट में जा सकती है। इसी वजह से वो एक बार फिर से जिम को बचाने पास्ट में जाना चाहती थी, लेकिन अभी रैंडल उसे पकड़कर रोकते हुए समझाता है कि उसे तुरंत ही वापस नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि इस शक्ति के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होंगे। अब हम देखते हैं कि गांव के अंदर अब तक विक्टर को भी जिम के जाने के बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से वो एनिमल फार्म में उस रस्सी को पकड़कर बैठा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कार्ड्स वाला सीन आपको याद होगा, कार्ड्स के अंदर भी ऐसा ही कोई चीज थी जो कि उल्टी लटकी गई थी। अब तभी उसके पिता हेनरी आकर उसको संभालते हैं, जिस दौरान विक्टर बार बार यही कह रहा था कि आप लोगों को यहाँ पर कभी आना ही नहीं चाहिए था और वो सबको खत्म कर देंगे, जिस पर हेनरी उसको संभालते हुए समझाता है कि वो सारी सिचुएशंस को साथ में मिलकर अब फेस करेंगे। और ये सुनकर विक्टर बड़ी मुश्किल से शांत होता है। वहीं टैबी अपने घर में जाने के बाद में ईथन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन उसे कहीं नहीं मिलता। अब इस बारे में टैबी नीचे जाकर डोना को बताती है, तो डोना खुद भी काफी परेशान हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके हर समय घर में रहने के बावजूद भी ईथन कहाँ चला गया। जबकि हम जानते हैं जब ये लोग परेशान थे, आगे पीछे हो रहे थे, तो उस वक्त ही ईथन वहां से भाग गया था। लेकिन अभी टैबी उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए ईथन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी एम्बुलेंस को एकोस्टा ने इस बार दूसरे रूट पर मोड़ दिया था, जिस दौरान वो क्रिस्टी को कहती है कि उसकी माँ को लगता था कि नर्क सिर्फ ऐसे लोगों के लिए होता है जो कि जानते हैं कि वो बुरे हैं और वो नर्क में रहने वाले हैं, और शायद इस गाँव में रहने वाले लोग इसी तरह के हैं और इसलिए वो गाँव से निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं करते। और एकोस्टा के हिसाब से वो ऐसी नहीं थी, वो अच्छी इंसान थी और इसलिए वो यहाँ से निकल जाएगी। ये सुनकर क्रिस्टी को गुस्सा आ जाता है और वो एकोस्टा को समझाती है कि हम सब भी अच्छे ही हैं और कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता, पर सबको गांव में रहने के लिए नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वरना सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टी की नजर बाहर ईथन पर पड़ती है, जो कि उसी रोड से कहीं जा रहा था। और तब ईथन उन लोगों को देखकर पास की झाड़ियों में छुप जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लू है जिसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा। खैर इस चीज को देखकर क्रिस्टी एकोस्टा को एम्बुलेंस रोकने के लिए कहती है, लेकिन एकोस्टा अभी भी उसकी बात नहीं सुनती, जिससे कि अब क्रिस्टी को भी गुस्सा आ गया था, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब वैसे अब तक कैनी और बॉयड ने भी स्पाइक्स को जमीन पर बिछाकर एम्बुलेंस के आने का इंतजार किया था। फिर जैसी एम्बुलेंस कांटों के पास पहुंचती है तो क्रिस्टी जबरदस्ती एकोस्टा से एम्बुलेंस कांटों पर चढ़वा देती है, जिससे कि एम्बुलेंस थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई थी। अब तभी बॉयड गुस्से में आकर एकोस्टा को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर उसको सुनाते हुए कहता है कि उसकी गलती की वजह से किसी की जान जा सकती थी। ये कहते हुए उसने एकोस्टा को हथकड़ी तक लगा दी थी। तब क्रिस्टी बॉयड को शांत करवाते हुए ईथन के बारे में बताती है, जिसको सुनकर बॉयड के होश उड़ गए थे कि वो जंगल के
अंदर क्या कर रहा है। इधर ईथन फिलहाल के लिए अपने पिता की क्रैश हुई आरवी के पास चला गया था। वो अपने पिता के रेडियो को लेकर जैसे ही बाहर जाता है तो उसे पेड़ के पास जिम बैठा हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, और उसको देखकर ईथन ने तुरंत ही उसको गले से लगा लिया था। एक अजीब बात यहाँ पर यह थी कि जिम के जो माथे पर एक स्कार होता है जो कि खत्म होते टाइम नहीं था। तो हो सकता है कि ये वाला जो जिम है या तो ये उसकी आत्मा है या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई स्टोरी वॉकर था जो कि फ्यूचर से यहाँ पर आया था और शायद से वो ईथन को वार्न करने आया था या फिर कुछ बताने आया था। अब फिलहाल जिम के पूछने पर कि ईथन वहां पर क्या कर रहा था तो वो उसको ये बताता है कि वो वहां पर उसका रेडियो लेने आया था ताकि वो अपने भाई थॉमस से बात करके उससे ये कह सके कि वो जिम का ध्यान रखें। और ये सुनकर जिम थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो ईथन को याद दिलवाता है कि उसने ईथन से एक बार ये कहा था कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो उसे ही जूली और टैबी का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस पर ईथन हाँ कहते हुए जिम को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। मगर जिम का ये कहना था कि काश वो रुक पाता और इतना बोलकर जिम ईथन को अब वो समय याद दिलवाता है जब वो इस गांव के अंदर आकर फंस गए थे और आरवी जैसे ही क्रैश हुई थी तो उस वक्त ईथन के पैर में रॉड घुस गई थी। उस समय बेहोशी में ईथन ने कुछ तो अलग ही सपना देखा था जब उसको दौरे पड़े थे, जिसके बारे में ही जिम जानना चाहता था। और तब ईथन उसको बताता है कि उसने उस समय लेक ऑफ टीयर्स यानी कि आंसुओं के तालाब को देखा था, जिसके बारे में जानकर जिम ये बोलता है कि वो तालाब यहीं पर है ईथन, और ईथन को किसी भी हाल में उसे ढूंढना पड़ेगा और वही है रास्ता यहाँ से शायद बाहर निकलने का। जिस पर ईथन जो होता है वो जिम को अपने साथ ही उस तालाब को ढूंढने के लिए कहता है। पर तभी ईथन को थोड़ी दूर से टैबी की आवाज आती है, जिसको सुनने के लिए उधर देखने के बाद जब ईथन वापस से जिम की तरफ देखता है तो तब तक जिम वहां से गायब हो गया था। अब टैबी के वहां पर आने पर ईथन उसको बताता है कि उसने अपने पिता जिम को देखा, लेकिन टैबी को ये सब खाली ईथन का वहम लग रहा था। इस बच्चे को ट्रॉमा हुआ होगा जिसकी वजह से वो उसको गले से लगा लेती है, रोने लगती है और बूम। इसी के साथ में फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 2 की कहानी। अब हम बात करेंगे हिडन थिंग्स के बारे में, थ्योरीज के बारे में और डीपर मीनिंग के बारे में। अब देखो सबसे पहली बात कि बॉयड ने एल्जिन से किसी को कुछ भी बताने से मना क्यों करा था, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आपको याद होगा कि जब लोगों को सायरा के बारे में पता चला था कि उसने बहुत ही अजीब काम करे थे और उसको अजीब आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने भाई को ही खत्म कर दिया था और ईथन तक को खत्म करने की कोशिश करी थी। एंड मे बी बॉयड नहीं चाहता था कि लोग एल्जिन के साथ भी वैसा ही करें। अब मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में बॉयड के एल्जिन के पास से जाते ही डाइनर में एकोस्टा के पास में बेटल्स का 1967 का सॉन्ग गुड मॉर्निंग बजने लग गया था। साथ ही साथ टैबी के साथ भी सेम था, जिसकी लिरिक्स ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं जिंदगी काफी बोरिंग हो गई है, जो कि गांव के लोगों की जिंदगी को शो कर रहा था कि उनकी जिंदगी कितनी बोरिंग थी। वो रोज उठते हैं, रोज सेम रूटीन को फॉलो करते हैं और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इस सॉन्ग के अंदर एक इम्पोर्टेंट डिटेल भी है कि इसके आखिर में जानवरों जैसी आवाजें आती हैं, जो कि इंसानों के एनिमल लाइक बिहेवियर को शो करता है। और शायद ये डिटेल मॉन्स्टर्स के लिए है कि कैसे इस गांव के अंदर इंसान जानवर बन चुके हैं। सिंपल सी बात है कि जैसा इंसान जानवरों का शिकार करते हैं वैसे ही यहाँ पर मॉन्स्टर जो थे वो लोगों का शिकार किया करते थे, इंसानों का शिकार किया करते थे। अब देखो सबसे ज्यादा मुद्दे की बात है लेक ऑफ टीयर्स और ईथन पर। जिम ने ये बात साफ कर दी थी कि वो लेक यहीं पर है। अब अगर माइथोलॉजी की बात करी जाए तो लेक ऑफ टीयर्स को वैम्पायर्स, प्रिजन ऑफ सोल्स, मेमोरी स्टोरेज, ट्रूथ रिफ्लेक्शन पॉइंट, शापित जगह, ह्यूमैनिटी, पेन और इमॉर्टेलिटी जैसी चीजों से जोड़ा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अभी की स्टोरी के हिसाब से फिट बैठ रहा है। जैसे कि हो सकता है कि उस जगह ही वैम्पायर्स या फिर डीमन जैसी एंटिटीज रहती हैं, जिसने कि गांव के लोगों से सौदा करा होगा। और अगर ऐसा हुआ था तो पक्का उस जगह का रास्ता जंगल के बीच में ही कहीं होगा, जिसके बारे में ईथन शायद ढूंढ निकाले, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है कि गांव वालों ने जंगल में रहने वाली किसी खतरनाक चीज से डील करी थी और ऐसा फातिमा ने अपने विजन्स के अंदर देखा था। हमको एक पेंटिंग भी दिखाई जाती है जहां पर एक डीमन बना हुआ था और उसके मुंह के अंदर पाइन ट्रीज थे, जो कि उसके दांतों को शो करता है और हो सकता है कि वो फार अवे ट्रीज होंगे। सामने बच्चों का सैक्रिफाइस भी था, तो हो सकता है कि यहाँ पर यही दर्शाने की कोशिश करी गई है कि इसी मॉन्स्टर को जो कि जंगल के अंदर रहता है उससे इस तरह की डील करी गई थी। और मैं आपको अब फ्रॉम सीरीज की सबसे बड़ी और बहुत ही खतरनाक थ्योरी बताने वाला हूँ। तो आपको याद होगा कि जब ईथन शुरुआत में यहाँ पर आ रहा था अपनी आरवी में बैठकर, तब वो एक किताब पढ़ रहा होता है जिसका नाम था फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल, और इस किताब के अंदर यही लेक ऑफ टीयर्स का वर्णन करा गया था। सो बेसिकली इसकी कहानी ऐसी है कि क्रोमेनोकल जो है वो एक कैरेक्टर है जो कि एक मैप को रिसीव करता है लोनली ड्रैगन से, ताकि वो अपने घर जा सके, जो कि सिंबलाइज करता है क्वेस्ट को, यानी कि एक एस्केप क्वेस्ट को।
और जूली ने यहाँ पर स्टार्टिंग में मॉन्स्टर्स के बारे में बात करी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब से यहाँ पर ईथन आया था वो एक ही चीज बोले जा रहा था कि ये कोई किताब की तरह है, हर एक चैप्टर है और हर किसी का कोई ना कोई रोल है जो उसको प्ले करना है, तो उनको अपने रोल से भटकना नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें वही हो रही हैं। और सबसे बिजार थियरी तो अब आती है। आपको पता होगा कि जूली जो थी वो यहाँ पर स्टोरी वॉकर थी, तो वो यहाँ पर वक्त को तो नहीं बदल सकती, लेकिन वो उसका रुख जरूर मोड़ सकती है। सो गेस व्हाट, हो सकता है कि जो फ्यूचर वाली जूली है जो कि अच्छे से स्टोरी वॉक कर सकती है, उसने पूरी की पूरी कहानी फ्रॉम विले की देख ली होगी कि यहाँ पर आखिरकार होता क्या है, यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो उसने पास्ट में जाकर किताब लिखी, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी और इस किताब को पब्लिश कर दिया ताकि ये किताब जो है वो ईथन के पास आ जाए। और इसलिए कहा गया है कि ईथन ही वही चाबी है जिसके जरिए यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। अब मेरा मानना यह है कि जेड और टेबी जो हैं वो पक्का क्रोमेनोकल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको सिंबल्स वगैरह दिखते हैं, और जो बाकी लोग हैं जैसे कि विक्टर और कैनी वो पक्का लोनली ड्रैगन की तरह ही सर्व कर रहे होंगे, जो कि प्रोवाइड करते हैं क्लूज वगैरह। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि विक्टर कभी डायरेक्टली कोई बात नहीं बताता था, खाली क्लूज दिया करता था। या फिर एक और थियरी ये कहती है कि जब ये लोग पहली बार आरवी में यहाँ पर आए थे, यानी कि ईथन और उसका परिवार, तो हो सकता है कि वो उसी वक्त पेड़ से क्रैश कर गए होंगे और हो सकता है कि दुनिया भर में ऐसे कई सारे लोग थे जिनके एक्सीडेंट्स हुए होंगे, जिसके चलते वो इस दुनिया के अंदर फंस गए थे। और ये सारी कहानी असल में ईथन के दिमाग में चल रही थी, जो कि कोमा के अंदर है। नहीं तो सोचकर देखो कि जो वो किताब पढ़ रहा था उसकी कहानी बिल्कुल इस टाउन जैसी कैसे थी। एक और चीज यह है कि एल्जिन ने इस लेक के बारे में जिक्र किया था। जब वो काउच के ऊपर लेटा हुआ था तो उसने कहा था कि यहाँ पर क्या कोई लेक है, और तब जाकर उसको लेक के पास ले जाया गया था। कि हमने देखा था कि एक जगह ऐसी थी जहाँ पर नदी या फिर लेक टाइप की कोई चीज थी, तो वहां पर चीजें सड़ी नहीं थी, वहां पर फसल बिल्कुल बढ़िया थी। तो क्या वो वही लेक हो सकती है जहाँ से बाहर जाया जा सकता है? क्योंकि आपने कई सारी हॉरर मूवीज के अंदर देखा होगा कि एक रेल्म होता है जहाँ पर एक लेक होती है और उस लेक के अंदर डुबकी लगाते ही इंसान रियल दुनिया में जाग उठता है। मतलब अगर अब आप जाकर सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 देखोगे तो ढेर सारे हिंट्स मिलेंगे कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा था। अब इसके अलावा अगर प्रिजन ऑफ सोल्स की बात करी जाए तो हो सकता है कि इस जगह को बाकी दुनिया से अलग रखने का काम उन्हीं लोगों की सोल्स के द्वारा करवाया जाता होगा, जो कि लोग यहाँ पर खत्म हो गए हैं, और उन्हें आजाद करने से ही यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि आज के एपिसोड में एकोस्टा बस बाहर निकलना चाहती थी लेकिन निकल नहीं पाई, यानी कि राइटर्स ने एक बार किसी खास वजह से इस पॉइंट को हाईलाइट करा होगा और यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। और अगर मेमोरी स्टोरेज की बात करी जाए तो हो सकता है कि जिम ईथन को वहां पर इसलिए भेजना चाहता हो ताकि बाकी सब भी उसके पीछे जाएंगे और जो लोग वहां से इस गांव में आए हैं, मतलब कि अपने इस जन्म में, वो अपने बारे में सच्चाई जान सके। क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो लोग इस जगह से स्पेशल कनेक्शंस रखते हैं वो भी शायद इस जगह पर वापस फंसे हुए हैं और अपने पिछले जन्म में वो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि टैबी और जेड। और अगर ऐसा नहीं भी है तो शायद से टैबी को बच्चों को बचाने का रास्ता जानने के लिए उस लेक ऑफ टीयर्स के पास जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे ईथन की जरूरत पड़ेगी। अब ट्रुथ रिफ्लेक्शन पॉइंट की बात करी जाए तो हो सकता है कि वहां पर जाकर लोगों को येलो जैकेट मैन की सच्चाई के बारे में पता चलेगा, क्योंकि शायद से उन एंटिटीज के वहां पर रहने की वजह से उसका आगे कभी उस जगह पर आना जाना हो, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि गांव के अंदर ये सब क्यों चल रहा था इस बारे में लोगों को पता चल सके। अब शापित पॉइंट वो हो सकता है जहां पर ये सब शुरू हुआ था, यानी कि उस रिचुअल वाली पॉइंट पर, जिसकी वजह से वो जगह श्रापित हो गई और वहां पर वो बड़ी वाली स्पाइडर और गाँव में रहने वाले बाकी मॉन्स्टर्स भी रहते होंगे। क्योंकि एक ड्रॉइंग के अंदर साफ साफ मेंशन हो रखा था कि स्पाइडर्स के पीछे रेन ड्रॉप्स हैं, और पक्का वो रेन ड्रॉप्स नहीं बल्कि शायद वही टीयर्स ऑफ लेक का रेफरेंस होगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब बॉयड और सैरा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गए थे जंगल के अंदर, उन्होंने एक कैंप लगाया था, लेकिन वहां पर अचानक से कोई बहुत ही बड़ी चीज आकर उनको घसीटते हुए दूर लेकर गई थी और वहां पर मकड़ी के जाले भी थे। तो हो सकता है कि पक्का वो लेक ऑफ टीयर्स के आसपास होंगे, जिसके चलते स्पाइडर वहां की गार्डियन थी, या फिर वही वो मेन एंटिटी हो सकती है जो कि लेक ऑफ टीयर्स के पास में गाँव वालों को जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसको पता था कि अगर वहां पर वो पहुंच गए तो इस गाँव के सारे राज खुल जाएंगे। और ईथन ही हर चीज की चाबी है, यानी कि बाहर निकलने के लिए। तो इसके बारे में एक और चीज है, जब एकोस्टा और क्रिस्टी यहाँ से जा रहे थे एम्बुलेंस के अंदर, जो कि रिसेंट वाला ही सीन था, वहां पर एकोस्टा बार बार इस गांव से बाहर निकलना चाहती थी। तो यहाँ पर वो बोलती भी है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी है, तो क्रिस्टी कहती है कि यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। लेकिन जैसे ही एकोस्टा कहती है कि हाँ रास्ता है, तो उनको तुरंत ईथन दिखता है। वो लोग ईथन पर पॉइंट आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये था कि ईथन ही हर चीज की चाबी है, जिसके चलते ही यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। और एपिसोड की शुरुआत में सैरा जो थी वो सोफिया यानी कि मैन इन येलो को सब कुछ दिखा रही थी कि यहाँ पर सारा सामान है जो कि बाकी लोगों का है जो यहाँ पर आए थे। तो देखो यहाँ पर उसको एक्सेस मिल चुका है, अब वो अलग अलग लोगों में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अब हमको ये भी समझ में आता है कि बॉय इन वाइट ने क्यों विक्टर को कहा था कि वो सारा सामान जो है वो कहीं जाकर छुपा दे, गाड़ दे, क्योंकि वो जानता था कि मैन इन येलो क्या कर सकता है। और आप एक चीज को और नोटिस करना कि जिम के फेस के ऊपर फोरहेड पर जो स्कार था, सेम स्कार यहाँ पर फादर के ऊपर था, जिसको
को सोफिया ने खत्म कर दिया। इनफैक्ट जंगल के पास जहाँ पर फसल अच्छी थी वहां पर भी कुछ वुडू डॉल्स थी, तो उनके भी माथे पर सेम स्कार था। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या ये चीजें पहले भी हो रखी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो जो वुडू डॉल्स हैं वही गार्डियन है वहां की, जिसकी वजह से ही यहाँ की फसलें बिल्कुल अच्छी थी। और जैसे कि जिम को लटकाया गया था वैसे ही टैरो कार्ड्स के अंदर द हैंग्ड मैन वाला भी कार्ड था, तो ये भी कोई सिग्निफिकेंस रखता है। इनडायरेक्टली बता रहा था कि लोग किस तरह से खत्म होंगे एक एक करके, यानी कि टैरो कार्ड्स यहाँ पर काफी कुछ दर्शाते हैं। और इसलिए ही टैरो कार्ड रीडिंग करते वक्त टेली के सामने वहां पर आकर एक रेवन बर्ड गिर पड़ी थी, ताकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट करा जाए। मतलब ऐसा लगता है कि जब जब ये लोग कहानी से अलग जाते हैं तब तब यहाँ पर कोई ना कोई कांड हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल आप नोटिस करना, सीजन 1 के अंदर जब ये लोग इस गांव की तरफ आ रहे थे, यानी कि पेड़ के पास आने से पहले, तो जब जूली ये कहती है कि नॉर्मन इज डेड, तो उसी वक्त से इनके आसपास कोई भी कार पास ऑन नहीं होती, तो पक्का उसी टाइम पर ये लोग इस दुनिया के अंदर आ गए होंगे। अब वैसे येलो जैकेट मैन यानी कि सोफिया चाहती तो कैनी को मॉन्स्टर्स के बीच में धक्का देकर भी खत्म कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं करा। इसके चलते खेल खराब हो जाता, क्योंकि शायद वो पक्का कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। और जैसा कि कई एपिसोड्स में कहा गया है कि हिस्ट्री खुद को दोबारा दोहराएगी, तो कहीं ना कहीं इसी बात का भी हिंट था। क्योंकि आप सीजन 2 का पहला एपिसोड याद करिए, आखिर में सैरा ने हॉस्पिटल के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अंदर आकर कैनी के पिता को उधेड़ देते हैं। और शायद सोफिया का प्लान भी यही था, लेकिन बस कैनी की सही समय रहते आंख खुल गई थी और इस वजह से वो बच गया था। और एक और वियर्ड सी चीज यह है कि कैनी जो है वो काफी दुख में रहता है, इसके चलते कहीं वो सोफिया को किस ना कर ले। तो सोच कर देखो कि मैन इन येलो किस करा उसने, बहुत ही वियर्ड है। और जिम के उल्टा लटके होने से एक चीज याद आती है, तो आपको सीजन 1 का एपिसोड 9 याद होगा। टैबी ने अपने सपने में लाइट हाउस को देखा था, जिसके अंदर उसे जिम इसी तरह से उल्टा लटका हुआ दिखाई दिया था, और अभी वो इसी तरह से खत्म हुआ, जो कि सच में काफी अजीब बात है। और अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो जिम का एक पैर बंधा हुआ था और दूसरा पैर एकदम खुला हुआ था, जो कि एक टैरो कार्ड की तरह पोज बना रहा था, जिसको द हैंग्ड मैन टैरो कार्ड कहते हैं, जो कि ये मैसेज देता है कि अभी लाइफ तुम्हें रुकने के लिए कह रही है। शायद तुम किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स तुमको सिखा रहा है कि हर चीज तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, और यही चीज यहाँ पर थी। इसलिए तुम्हें सरेंडर करके प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये फेज तुम्हें एक नई पर्सपेक्टिव देने आता है, और जब तुम अपनी सोच बदलते हो तभी तुम्हें वो क्लैरिटी मिलती है जो कि पहले दिख नहीं रही थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कार्ड ये भी बोलता है कि फ्यूचर में कुछ ज्यादा मीनिंगफुल और पावरफुल पाने के लिए कभी कभी शॉर्ट टर्म डिजायर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो तभी मिलेंगे जब तुम थोड़ा रुक कर अंदर से समझने की कोशिश करोगे। और कहीं ना कहीं ये सब जिम और उसके परिवार के साथ चल भी रहा था। एक के बाद एक उनको लगातार झटके लग रहे थे। स्पेशली जिम की बात करें तो वो टैबी और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अपनी बीवी के साथ रिश्ता सही करना चाहता था, बच्चों के साथ सही करना चाहता था, और उस जगह से निकलना भी चाहता था। और इसी चक्कर में उसने कुछ ज्यादा ही नॉलेज गेन कर ली थी, जिसके चलते नॉलेज कम सेटअप प्राइस वाली चीज हुई, और उसके साथ में ये सब हो गया। अब हमको याद है कि फादर खत्री जो थे वो बॉयड को दिखाई दे रहे थे, उससे बात कर रहे थे। साथ ही साथ बारटेंडर टॉम जो था वो जेड से बात कर रहा था, उसको देख पा रहा था। तो क्या इसी तरह से इस एपिसोड के एंड में जिम जो था वो कहीं ईथन का हेलुसिनेशन तो नहीं था, या फिर ये हो सकता है कि वाकई में वो कोई स्टोरी वॉकर हो जो कि फ्यूचर से आया था। और सबसे बड़ी बात आपने नोटिस करी होगी कि ईथन जैसा चाहता था वैसा हो रहा था। उस वक्त पर वो अपने पिता को देखना चाहता था, जिसके चलते ऐसा हो गया। तो क्या कहीं वही तो राइटर नहीं है इस कहानी का? अब ईथन के आरवी से बाहर आने से पहले जिम शांत बैठा हुआ था, जैसे कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, और ईथन से बात करते हुए बार बार वो झाड़ियों में इधर उधर देख रहा था, जैसे कि कोई आने वाला है। पक्का वहां पर कुछ ना कुछ तो था, या तो जिम अभी जूली का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसको बचा सके, क्योंकि जिम की बातों से लग रहा था कि वो सच में अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, या फिर एटलीस्ट अभी भी उन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। सबसे अजीब बात ये थी कि जिम उल्टी दिशा में देख रहा था, जबकि अगर वो टैबी के आने की वजह से देख रहा होता तो वो ईथन के पीछे देखता, लेकिन वो अपने पीछे देख रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पर सोल्स को टॉर्चर या फिर परेशान करने वाला कुछ भी हो सकता है। पर बात चाहे जो कुछ भी हो, जिम ईथन से कुछ तो बहुत ही बड़ा करवाने वाला है, क्योंकि ईथन का फर्स्ट डे से ही इस जगह से कोई ना कोई खास और डीपर कनेक्शन है। तो दोस्तों ये थी फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 2 की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, हिडन मीनिंग्स और बहुत सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अब देखो यहाँ पर बोलने के लिए और भी बाकी कुछ है, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ तक की चीजें मुझे सेंस बना रही हैं, मैं इसके लिए काफी श्योर हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक की चीजें आपको पसंद आई होंगी। अब जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे और भी चीजें कनेक्ट होती जाएंगी।
और देखो अब मैं बार बार यहाँ पर 15-20 वीडियो एक ही एपिसोड के ऊपर बनाना नहीं चाहता कि मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, यहाँ पर मैंने ये कनेक्शन ढूंढ लिया है। मैं तभी यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा जब सारी की सारी चीजें एंड हो जाएंगी, यानी कि जब सारे एपिसोड्स एंड होंगे उसके बाद ही हम ढेर सारी थियरीज के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, कॉमेंट करके जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक पार्ट 3 यानी कि एपिसोड 3 की नोटिफिकेशन जल्दी से आएगी। और हाँ, रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन थाई हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनके सबने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ ए विशेस कुड किल सीरीज का भी एक्सप्लेनेशन आ चुका है, तो उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। बिल्कुल भी मिस मत करना, दोनों ही वीडियोस जबरदस्त हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए